वीडियो गेम्स को बेहतर दिखना चाहिए था जैसे जैसे कंप्यूटर तेज होते गए, लेकिन बहुत से लोग इसका उल्टा देखते हैं जब वे कंट्रोलर या माउस के साथ स्क्रीन के सामने बैठते हैं। आप एक नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं, एक नया गेम लॉन्च करते हैं और आपको एक बड़े मॉनिटर पर ब्लर, शिमर और ग्रेन से भरी एक सॉफ्ट इमेज दिखती है। स्क्रीनशॉट शार्प दिखते हैं क्योंकि वे एक रिकंस्ट्रक्टेड फ्रेम को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन गेम प्ले खराब दिखता है क्योंकि आपकी आंखें इमेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को रियल टाइम में स्ट्रगल करते हुए देखती हैं। जब कैमरा किसी शहर की सड़क या जंगल के रास्ते से गुजरता है तो किनारे फैल जाते हैं और बारीक डिटेल्स शार्प रहने के बजाय रेंगते हुए दिखते हैं। समस्या यह नहीं है कि कंप्यूटर किसी तरह इमेज बनाना भूल गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि गेम्स अब उस तरह से इमेज नहीं बनाते जैसा ज्यादातर प्लेयर्स एक्सपेक्ट करते हैं। एक मॉडर्न गेम एक बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंजन, एसेट्स और टूल्स से बनता है, जो डेस्कटॉप टावर या गेम कंसोल के अंदर ग्राफिक्स कार्ड पर चलते हैं। असल में गेम सिस्टम का काम है स्क्रीन पर फ्रेम्स को जितनी जल्दी हो सके और साफ साफ दिखाना, साथ ही कीबोर्ड, माउस या कंट्रोलर से प्लेयर के इनपुट का जवाब देना। गेम को एक डिटेल्ड वर्ल्ड दिखाना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए और प्लेयर के एक्शन पर तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। हर फ्रेम के लिए कंप्यूटर को ज्योमेट्री, लाइटिंग, टेक्सचर्स और मोशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी मिलीसेकंड्स में मापी गई कम टाइम लिमिट्स के अंदर। अगर गेम सिस्टम उन लिमिट्स को मिस कर देता है तो मोशन अटक जाता है और कंट्रोल सुस्त लगते हैं। पहले की जनरेशन में डेवलपर्स को स्क्रीन पर हर ऑब्जेक्ट को अपना कॉस्ट जस्टिफाई करवाना पड़ता था। जब कोई कैरेक्टर एक हॉलवे में चलता था तो दीवारें सिंपल शेप्स की होती थीं, दूर की चीजें फॉग से छिपी होती थीं और बैकग्राउंड बिल्डिंग्स फ्लैट इमेज होती थीं। आप इसे एक मॉडर्न डिस्प्ले पर पुराने गेम फुटेज को देखकर विजुअलाइज कर सकते हैं, जहां बड़े शेप्स क्लियर होते हैं और अननेसेसरी डिटेल नहीं होती। इन लिमिट्स ने डेवलपर्स को इस बात पर केयरफुल डिसीजन लेने पर मजबूर किया कि गेम प्ले के दौरान असल में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। एक दरवाजा दीवार से अलग दिखता था क्योंकि उसका शेप और कलर अलग था। एक दुश्मन एनवायरनमेंट से अलग दिखता था क्योंकि लाइटिंग और कंट्रास्ट को हाथ से कंट्रोल किया जाता था। सिस्टम ने कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके और क्लैरिटी को बनाए रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हार्डवेयर इंप्रूव हुआ, गेम्स ऐसे दौर में आ गए जहां हायर रेजोल्यूशन और हायर फ्रेम रेट्स एक ही टाइम पर अचीव किए जा सकते थे। एक पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर के रेजोल्यूशन पर सीधे एक क्लीन इमेज ड्रॉ कर सकता था, स्टेबल मोशन और शार्प एजेस के साथ। मोशन रीडेबल रहता है क्योंकि स्क्रीन पर हर पिक्सेल ग्राफिक्स कार्ड से ड्रॉ किया जाता था। इस दौरान गेम डेवलपर्स ने रिस्पॉन्सिवनेस को सैक्रिफाइस किए बिना डिटेल बढ़ाने के लिए रॉ हार्डवेयर पावर का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टाइम के साथ इसने प्लेयर्स को ये एक्सपेक्ट करने की ट्रेनिंग दी कि बेहतर हार्डवेयर खरीदने से हमेशा एक क्लीन इमेज मिलेगी। वो एक्सपेक्टेशन तब शैटर्ड हो गई जब गेम्स रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पर बहुत रिलाई करने लगे। स्क्रीन के रेजोल्यूशन पर पूरा इमेज बनाने के बजाय अब अक्सर ये एक छोटे इमेज से शुरू होता है। फिर सॉफ्टवेयर मोशन डेटा और पिछले फ्रेम्स का इस्तेमाल करके उस इमेज को स्ट्रेच और रीबिल्ड करता है ताकि वो स्क्रीन को भर सके। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गेम एक लो रेजोल्यूशन फ्रेम बना रहा है, फिर आपके मॉनिटर तक पहुंचने से पहले उसे स्मूथ और शार्प कर रहा है। यह तरीका ग्राफिक्स कार्ड पर इमीडिएट लोड को कम करता है और इस कमी से कॉम्प्लेक्स सीन्स इतनी तेजी से रन हो पाती हैं कि वो प्लेएबल लगें। हालांकि इसका ट्रेड ऑफ ये है कि मोशन को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब फाइन डिटेल स्क्रीन पर तेजी से मूव करता है। रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम पिछले फ्रेम्स से इंफॉर्मेशन को ब्लेंड करते हैं
ताकि गैस कर सकें कि करंट फ्रेम कैसा दिखना चाहिए। जब कैमरा किसी फेंस या पेड़ की डालियों पर पैन करता है तो उसे डिसाइड करना होता है कि पुराने और नए पिक्सल डेटा को कैसे कंबाइन करें। इससे घोस्टिंग, शिमर और एक पतली ब्लर इमेज पर तैरती हुई दिखती है। स्क्रीनशॉट शार्प दिखते हैं क्योंकि वे एक रिकंस्ट्रक्टेड फ्रेम को फ्रीज करते हैं। गेम प्ले दूसरी तरफ खराब दिखता है क्योंकि आपकी आंखें इमेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को रियल टाइम में स्ट्रगल करते हुए देखती हैं। यह स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, यह गेस करके परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन वे गेस अक्सर प्लेयर को दिखते हैं। एक और लेयर तब जुड़ जाती है जब मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड्स और गेमिंग पीसी पर फ्रेम जनरेशन पिक्चर में आता है। प्लेयर के इनपुट के बेसिस पर हर फ्रेम ड्रॉ करने के बजाय सिस्टम रियल फ्रेम्स के बीच एक्स्ट्रा फ्रेम्स डालता है। ग्राफिक्स कार्ड प्रेडिक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट्स कहां मूव करेंगे और स्मूथनेस बढ़ाने के लिए बीच में एक इमेज ड्रॉ करता है। फ्रेम जनरेशन हाई रिफ्रेश डिस्प्ले पर मोशन को फ्लूइड दिखाने में मदद करता है, लेकिन यह प्लेयर जो करता है और जो स्क्रीन पर दिखता है उसके बीच एक डिस्कनेक्ट भी बनाता है। जब प्रेडिक्शन गलत होता है तो विजुअल आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं, और जब प्रेडिक्शन सही भी होता है तब भी इनपुट कम डायरेक्ट फील होता है क्योंकि आप एक फोरकास्ट देख रहे होते हैं, न कि डायरेक्ट रिजल्ट। ये टेक्निक्स इसलिए हैं क्योंकि मॉडर्न गेम्स को बनाना और बेचना बहुत महंगा है। थ्योरेटिकली, स्टूडियोज को फोन्स, लैपटॉप्स और टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले ट्रेलर्स में शानदार विजुअल्स दिखाने होते हैं, अक्सर छोटे ऑटोकैड एड्स और स्टोर प्रीव्यूज के दौरान। एक रिफ्लेक्टिव पोखर या एक डिटेल्ड चेहरे का स्क्रीनशॉट कम इनपुट डिले या स्टेबल फ्रेम पेसिंग दिखाने वाले चार्ट से ज्यादा कॉपीज बेचता है। जब परफॉर्मेंस कम होती है तो स्पेसिफिकेशन शीट्स पर एक्सेप्टेबल नंबर्स तक पहुंचने के लिए रिकंस्ट्रक्शन और प्रेडिक्शन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन को इंटरैक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन को एडवर्टाइज करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन गेम की पॉपुलैरिटी पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे जैसे विजुअल डिटेल बढ़ती है, गेम की दुनिया के अंदर एक और कमी दिखाई देती है। एनवायरनमेंट्स रियलिस्टिक चीजों, टेक्सचर्स और लाइटिंग से भर जाते हैं, जो सभी ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। जब सब कुछ जरूरी लगता है तो कुछ भी अलग नहीं दिखता। रियलिस्टिक डिब्री और शैडोज से भरे कमरों में खिलाड़ियों को दरवाजे, रास्ते और इंटरैक्टिव चीजें ढूंढने में मुश्किल होती है। आप इसे तब देख सकते हैं जब कोई कैरेक्टर एक डिम इंटीरियर में खड़ा होता है और एग्जिट बैकग्राउंड में मिल जाती है। इस विजिबिलिटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गेम्स ब्राइट पेंट, ग्लोइंग आउटलाइंस या हाइलाइटेड ऑब्जेक्ट्स जैसे साफ मार्कर्स डालते हैं। यह बहुत ज्यादा डिटेल डालकर यह समस्या पैदा करता है, फिर आर्टिफिशियल गाइडेंस को ऊपर से लेयर करके इसे ठीक करता है। यही प्रॉब्लम कैरेक्टर कैसे मूव करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं इस पर भी असर डालती है। रियलिस्टिक दिखने के लिए एनिमेशन में अब फुल बॉडी मोशन, वेट शिफ्ट और डिटेल्ड ट्रांजिशन शामिल होते हैं। आप एक कैरेक्टर को झुकते हुए, एक आइटम उठाते हुए और एक स्मूथ सीक्वेंस में वापस खड़े होते हुए देख सकते हैं। जबकि यह प्रभावशाली दिखता है, यह इंटरेक्शन को धीमा कर देता है क्योंकि गेम इमीडिएट रिस्पांस के बजाय एनिमेशन के रियलिज्म को प्रायोरिटी देता है। फास्ट पेस्ड गेम प्ले में यह कंट्रोल्स को भारी और डिलेड फील कराता है। डेवलपर्स अक्सर इन एनिमेशन को स्किप या छोटा करने के लिए बाद में ऑप्शन जोड़ते हैं, जो दिखाता है कि रियलिज्म ने यूजेबिलिटी में इंटरफेयर किया। ये विजुअल ऑथेंटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिवनेस को ट्रेड करता है और प्लेयर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लिमिट्स ऐसी होती हैं जिनसे टेक्नोलॉजी भी नहीं बच सकती। ज्यादा डिटेल बनाने के लिए हमेशा ज्यादा प्रोसेसिंग, ज्यादा मेमोरी और ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। आज के गेम्स सैकड़ों गीगाबाइट के होते हैं क्योंकि उनमें हाई रिजोल्यूशन टेक्सचर होते हैं।
एसेट्स हर जगह होते हैं, भले ही उन्हें कम ही देखा जाता हो। आप यह तब देख सकते हैं जब आप कोई ऐसा गेम इंस्टॉल करते हैं जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा जगह लेता है। कंप्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन में टाइम और एफर्ट लगता है और अक्सर उन खर्चों से बचा जाता है। गेम इंडस्ट्री इस बोझ को प्लेयर पर डाल देती है जो बड़े ड्राइव और स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर खरीदते हैं। लिमिट क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकलिटी है, और यह जरूरी है क्योंकि यह तय करता है कि कौन असल में खेल सकता है। आगे का रास्ता टेक्नोलॉजी को छोड़ने का नहीं है, बल्कि इसे सोच समझकर इस्तेमाल करने का है। जो गेम्स क्लियर विजुअल स्टाइल, कंट्रोल्ड डिटेल और रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन चुनते हैं, वे अक्सर समय के साथ बेहतर होते जाते हैं और खेलने में भी बेहतर लगते हैं। पॉजिटिव रिव्यूज की मार्केटिंग वैल्यू भी एक असली बात है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आगे का रास्ता तब सबसे अच्छा काम करता है जब ग्राफिक्स गेम प्ले की सेवा करते हैं, बजाय इसके कि वे उससे मुकाबला करें। हार्डवेयर कितना भी पावरफुल क्यों न हो जाए, प्रिडिक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की हमेशा कुछ लिमिट्स रहेंगी। यही वजह है कि कुछ गेम्स 1 घंटे बाद थका देने वाले लगते हैं, जबकि कुछ दूसरे पुराने हार्डवेयर पर भी स्मूथ महसूस होते हैं। असल में जो मायने रखता है वह यह नहीं कि एक गेम स्थिर इमेज में कितना असली दिखता है, बल्कि यह कि जब कोई खिलाड़ी उसमें से गुजर रहा होता है तो वह कितना क्लियर और रिस्पॉन्सिव महसूस होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।